हमने कल पढ़ा था मैं इस पाठ के अंदर मेंडल के जो नियम थे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, जो कि एक संकर संकरण पर आधारित थे। आज हम देखेंगे द्विसंकर संकरण। कल हमने एक संकर संकरण पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे द्विसंकर संकरण। तो एक संकर संकरण के अंदर हमने देखा था कि ऐसा संकरण जिसमें किसी एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता था, क्या कहते थे हम उसको? एक संकर संकरण। आज हम द्विसंकर संकरण पढ़ेंगे। तो द्विसंकर संकरण की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता हो। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसा संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं। क्लियर? एक संकर संकरण में हम क्या कर रहे थे? एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन कर रहे थे। द्विसंकर संकरण में क्या करेंगे? दो लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन करेंगे। एक संकर संकरण के अंदर हमने लिया था पादप की ऊंचाई, जिसके अंदर हमने देखा था प्रभावी लक्षण था लंबापन और अप्रभावी लक्षण था बौनापन। दोनों लक्षणों में और उसकी वंशागति का हमने अध्ययन किया था। F1 पीढ़ी में क्या हुआ था, F2 पीढ़ी में क्या हुआ था। F1 पीढ़ी के आधार पर मेंडल ने अपना प्रथम नियम दिया था, प्रभाविता का नियम। F2 पीढ़ी के आधार पर उसने दिया था अपना द्वितीय नियम, जिसे हम विसंयोजन का नियम, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। आज हमारे पास है द्विसंकर संकरण। इसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करेंगे और इसके आधार पर मेंडल ने एक नियम दिया था जिसे हम कहते हैं स्वतंत्र अपव्यय का नियम। उसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। तो ऐसा संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं, जैसे कि हमने फॉर एन एग्जाम्पल ले लिया मटर के अंदर जो मेंडल ने लिया उसी की बात करते हैं। एक तो ले लिया बीज की आकृति। फर्स्ट लक्षण कौन सा ले लिया? बीज की आकृति। और सेकंड लक्षण ले लिया बीज का रंग। अब इनमें प्रभावी लक्षण कौन सा होता है, अप्रभावी लक्षण कौन सा होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो बीज की आकृति के अंदर जो प्रभावी लक्षण होता है वो तो होता है गोलाकार, यानी कि गोल बीज। और जो अप्रभावी लक्षण होता है वो होता है झुर्रीदार। अगर रंग की बात करें तो मेंडल के अनुसार जो मटर के पादप थे उनके अंदर दो रंग थे। दो रंग में हमने देखा जो फर्स्ट था प्रभावी रंग, वो कौन सा था? पीला। और जो अप्रभावी रंग था वो कौन सा था? हरा। अब हम दर्शाते कैसे? जो प्रभावी होता है उसको कैपिटल अक्षर से दर्शाते हैं, जो अप्रभावी होता है उसको उसी के स्मॉल अक्षर से। अब गोल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? राउंड का आर। तो प्रभावी लक्षण जो हो गया वो कैपिटल आर, तो अप्रभावी लक्षण को हम किससे दर्शाएंगे? स्मॉल आर से। वही रंग की बात करें तो पीला प्रभावी, पीला यानी कि येलो, तो इसको हम दर्शाएंगे कैपिटल वाई से, और जो हरा होगा उसको दर्शाएंगे हम स्मॉल वाई से। क्लियर यहां तक? तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? द्विसंकर संकरण के बारे में। द्विसंकर संकरण क्या होता है? ऐसा संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। आज हम दो लक्षण कौन से लेंगे? बीज की आकृति और बीज का रंग। बीज की आकृति के अंदर प्रभावी कौन सा है? गोल। अप्रभावी कौन सा है? झुर्रीदार। गोल को हम किससे दर्शाएंगे? कैपिटल आर से, झुर्रीदार को स्मॉल आर से। अगर बीज के रंग की बात करें तो प्रभावी कौन सा हो गया? पीला। अप्रभावी कौन सा हो गया? हरा। पीले को हम दर्शाएंगे कैपिटल वाई से, हरे को हम दर्शाएंगे स्मॉल वाई से। ये जी वाई किससे दर्शाएंगे? स्मॉल वाई से। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं आगे इसके अंदर कि इसने किया कैसे द्विसंकर संकरण। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या किया कि दोनों प्रभावी लक्षण युक्त पादप लिए, यानी कि फर्स्ट जो पादप लिया दोनों के दोनों कैसे थे? प्रभावी लक्षण युक्त, जैसे कि आर आर वाई वाई, यानी कि गोल और पीले तथा गोल पादप लिए। दूसरा जो पादप लिया वो लिए हरा और झुर्रीदार।
फर्स्ट पादप लिया पीले तथा गोल, दोनों के दोनों युग्म विकल्पी प्रभावी है, इसमें भी दोनों के दोनों युग्म विकल्प प्रभावी है, चारों चार युग्म विकल्पी जो है वो प्रभावी है, वो वाला लिया। दूसरे के अंदर चारों के चार कैसे अप्रभावी ऐसा लिया। अब इसने क्या करवाया, इसके मध्य में संकरण करवाया। तो अब देखते संकरण कैसे हुआ। संकरण किया तो यहां से क्या आया, एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई, सारे युग्मक ऐसे ही बनेंगे। यहां से एक स्मॉल आर एक स्मॉल वाई वाले युग्मक बनेंगे। दोनों के मध्य संकरण करवाया, क्या आया, एक कैपिटल आर एक कैपिटल आर आया, एक स्मॉल आर आया। दूसरा एक कैपिटल वाई आया, एक स्मॉल वाई आया। क्लियर यहां तक। तो यहां से एक युग्मक बना, ये इसको हमने क्या कह दिया, F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी के अंदर हमें कैसे पादप प्राप्त हुए, गोल और पीले। सारे के सारे पादप कैसे होंगे, गोल और पीले। क्यों होंगे, वो हमने प्रभाविता के नियम के अंदर पढ़ा था कि अगर एक लक्षण भी प्रभावी, दोनों युग्म विकल्पी में से अगर एक युग्म विकल्पी भी प्रभावी का होगा तो पूरा का पूरा लक्षण कैसा हो जाएगा, प्रभावी। तो यहाँ पे एक प्रभावी एक अप्रभावी, तो ये गोल हो गया, ये एक प्रभावी एक अप्रभावी, तो ये भी कैसा हो जाएगा, प्रभावी वाला लक्षण, यानी कि गोल और पीले। अब इसने जो सेकंड स्टेप की यानी कि F2 पीढ़ी, अब इसके मध्य ये जो F1 पीढ़ी आई उसके मध्य इसने क्या करवा दिया, स्वपरागण। यानी कि दोनों F1 पीढ़ी के पादप जो प्राप्त हुए थे इसे, उसी के मध्य में इसने क्या करवाया, संकरण करवाया। अब वो कैसे करवाया वो देखते हैं। इन दोनों के मध्य संकरण करवाया, तो हम इसको चार्ट की सहायता से समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हमने लक्षण ले लिए। हमारे पास पादप क्या थे, आर बाय आर आर बाय वाई। तो यहाँ पे हम लेंगे कैसे, ये पादप है, फर्स्ट कैपिटल आर के साथ में कैपिटल वाई, तो ये ले लिया कैपिटल आर के साथ में कैपिटल वाई। फिर कैपिटल आर के साथ में स्मॉल वाई, तो ये कैपिटल आर के साथ में स्मॉल वाई। फिर क्या लिया हमने, स्मॉल आर के साथ में कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर के साथ में स्मॉल वाई। क्लियर। सेम ऐसे के ऐसे ही लक्षण यहाँ पे हो जाएंगे। दोनों पादप सेम लिए, एक तरफ हमने ले लिया मेल, दूसरी तरफ फीमेल। कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। क्लियर यहाँ तक। अब इनके मध्य संकरण करवाया, नतीजा क्या निकला, इधर से भी कैपिटल आर इधर से भी कैपिटल आर, तो हमने लिख दिया दोनों के दोनों कैपिटल आर। इधर से भी स्मॉल वाई इधर से भी कैपिटल वाई इधर से भी कैपिटल वाई, दोनों के आगे कैपिटल वाई। क्लियर। यहां से कैपिटल आर इधर से भी कैपिटल आर, चलो ये लिख दिया। अब यहां से कैपिटल वाई हमने लिख दिया कैपिटल वाई, यहां से क्या है स्मॉल वाई, तो हमने क्या लिखा स्मॉल वाई। फिर यहां पर इधर से कैपिटल आर इधर से स्मॉल आर, इधर से भी कैपिटल वाई इधर से भी कैपिटल वाई। यहां पर बात करें, इधर से कैपिटल आर इधर से स्मॉल आर, इधर से कैपिटल वाई इधर से स्मॉल वाई, चलो ये भी लिख दिया हमने। अब इधर से कैपिटल आर, दोनों तरफ से कैपिटल आर ही आएगा, इधर से कैपिटल वाई आया इधर से स्मॉल वाई आया। यहां पे बात करें कैपिटल आर दोनों तरफ से और दोनों तरफ से स्मॉल वाई। क्लियर। यहां पर एक तरफ से कैपिटल आर दूसरी तरफ से स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस तरह से हम इसको बनाते जाएंगे, स्मॉल आर
y, दोनों के दोनों स्मॉल। यहां पर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ की बात करें कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। यहां से स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इधर से क्या आ गया, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। क्लियर यहां तक? तो यहां पर हमने इस टाइप से मेंडल ने प्रयोग किया, तो इसे इस प्रकार के नतीजे प्राप्त होंगे हुए। और फर्स्ट जो पादप है वो कैसा होगा हम देखेंगे। कैपिटल आर आया यानी कि क्या है, गोल है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया गोल, ठीक है। दोनों कैपिटल वाई यानी कि कैसा है, पीला, तो गोल और पीला, कंप्लीट। फिर आया एक कैपिटल आर आ गया मतलब कि गोल होगा, और कैपिटल वाई भी आ गया मतलब कि पीला होगा, ठीक है। ये भी कैपिटल आर आ गया तो गोल होगा, कैपिटल वाई आया तो कैसा होगा, पीला होगा। यहां पर कैपिटल आर आ गया गोल, कैपिटल वाई आ गया पीला। भले एक भी कैपिटल वाई और एक भी कैपिटल आर आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, अगर कैपिटल आर एक भी आ गया बड़ा तो क्या हो जाएगा गोल, और एक भी कैपिटल वाई आ गया तो वो क्या हो जाएगा, पीला। अब यहाँ पे दोनों कैपिटल आर हैं मतलब कि गोल, एक कैपिटल वाई आ गया मतलब पीला। यहाँ पर भी गोल, लेकिन यहाँ पर दोनों के दोनों कैसे हैं, स्मॉल वाई, तो स्मॉल वाई किसको दर्शा रहे हैं, हरे को, तो यहाँ पे क्या आ गया, हरा। कैपिटल आर आ गया तो गोल, कैपिटल वाई आ गया पीला, कैपिटल आर आ गया गोल, दोनों के दोनों स्मॉल वार, तो क्या हो जाएगा, हरा। फिर एक कैपिटल आर आ गया तो गोल, एक कैपिटल वाई पीला, दोनों के दोनों कैपिटल वाई पीला। ये भी क्या हो जाएगा, गोल, ये क्या हो जाएगा, पीला, एक कैपिटल वाई आ गया इसलिए। अब यहाँ पर दोनों के दोनों स्मॉल आर है, स्मॉल आर यानी कि जुर्रीदार होगा, दोनों स्मॉल आर होंगे तो ये क्या होगा, जुर्रीदार, तो ये जुर्रीदार हो गया। कैपिटल वाई यानी कि पीला, दोनों स्मॉल आर तो फिर जुर्रीदार, और एक कैपिटल वाई मतलब कि पीला। अब यहाँ पे एक कैपिटल आर है मतलब कि क्या हो जाएगा, गोल, कैपिटल वाई है मतलब कि पीला, एक कैपिटल आर, दोनों स्मॉल, तो कैपिटल आर आ गया तो क्या हो जाएगा, गोल, दोनों के दोनों स्मॉल वाई हैं इसलिए ये क्या हो जाएगा, हरा। दोनों स्मॉल आर जुर्रीदार, एक कैपिटल वाई आ गया तो पीला, दोनों के दोनों स्मॉल आर है तो क्या हो जाएगा, ये जुर्रीदार, और दोनों के दोनों स्मॉल वाई इसलिए क्या हो जाएगा, हरा। तब इसका हम लक्षण प्रारूप निकालते हैं कि दिखने में कितने समान हैं उस आधार पे। तो हमारे पास जो पहला लक्षण आया हम इसका लक्षण प्रारूप निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये लक्षण प्रारूप आया, लक्षण प्रारूप, या जिसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप फर्स्ट लक्षण हमारे पास क्या है, गोल और पीले, तो गोल पीले कितने हैं हमारे पास, गोल और पीले, तो 1 2 3 4 5 6, ये क्लिक करते जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, हमारे पास टोटल ऐसे कितने बीज प्राप्त हुए जो गोल भी हैं और पीले भी हैं, गोल भी है और पीले भी हैं, तो हमको कितने प्राप्त हुए, 9, तो हमने लिख दिया ये 9। अब अनुपात निकालना है, दूसरा लक्षण कौन सा आया, गोल और हरा, तो हमने लिख दिया गोल एवं हरा। गोल और हरे कितने, 1 2 3, तो हमने लिख दिया 3। क्लियर। फिर बात करते हैं हम चौथा लक्षण, जुर्रीदार और पीला, तो ये जुर्रीदार पीला, जुर्रीदार और पीले कितने हमारे पास, 1 2 और 3, तो हमने ये लिख दिया 3।
और अब लास्ट में हमारे पास कौन सा बचा, जोड़ीदार और हरा। तो जोड़ीदार और हरे कितने हमारे पास, एक। तो हमें द्विसंकर संकरण के अंदर लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप क्या प्राप्त हुआ, 9:3:3:1। ये इसका क्या हो जाएगा, लक्षण प्रारूप। क्लियर, यहां तक हमने ये संकरण करवाया। जितने भी सेम है, लक्षण प्रारूप है, दिखने में सेम है। तो दिखने में गोल और पीले कितने, 9 बीज, गोल और हरे 3 बीज, जोड़ीदार और पीले 3 बीज, और जोड़ीदार और हरा कितना है, 1। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूप लिखिए, तो आप क्या लिखोगे, 9:3:3:1। क्लियर। अब आपने लक्षण प्रारूप नोट कर लिया होगा। अब हम इसका निकालते हैं जीन प्रारूप। तो इसके लिए मैं इतना सा साफ कर देता हूं यहां पर। अब हम इसका क्या निकालेंगे, जीन प्रारूप, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। हम क्या निकाल रहे हैं, जीन प्रारूप। क्लियर। अब जीन प्रारूप के अंदर अगर हल्का सा भी अंतर है तो अंतर, भले एक कैपिटल आर एक स्मॉल वाई आ गया, स्मॉल आर आ गया, तो भी वो क्या हो जाएगा, अंतर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या आपके दोनों के दोनों कैपिटल आर, दोनों के दोनों स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल वाई। ऐसा इसके अंदर हमें ढूंढना है। तो ऐसे कितने हैं, तो हम देखेंगे इसके अलावा शायद आपको कोई ऐसी जगह नहीं दिख रही होगी जहां पर दोनों के दोनों कैपिटल आर हो और दोनों के दोनों कैपिटल वाई हो। ऐसा है कोई, नहीं है, सिर्फ एक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। ठीक है। फिर दोनों के दोनों कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, ऐसे कितने, तो यहाँ पे दोनों के दोनों कैपिटल आर वाले, यानी कि इन दो पंक्तियों के अंदर ही मिल सकते हैं। एक और कोई ऐसा दिख रहा है जिसके अंदर, ये रहा दूसरा, दोनों कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ऐसा कितने, 2 लक्षण। तो हमने यहाँ पे कितने लिख दिए, 2। फिर एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर और दोनों के दोनों कैपिटल वाई, ऐसे लक्षण कितने, एक तो ये रहा। दूसरा कहीं दिख रहा है आपको जहां पर एक कैपिटल आर हो, एक स्मॉल आर हो और दोनों के दोनों कैपिटल वाई हो, तो ऐसा एक लक्षण कहां था, ये रहा। एक ये, एक ये, तो कितने हो गए, 2 लक्षण। तो हमने यहाँ पर भी क्या लिख दिया, 2। फिर हमारे पास कौन सा आया, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई, ऐसे लक्षण कितने, तो ऐसे लक्षण हम निकालते हैं अब यहाँ पर। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा लक्षण ये रहा और चौथा लक्षण ये रहा, जिसके अंदर एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई रहा, 1 2 3 और 4। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ये कितने हो गए, 4। अब नेक्स्ट आपके क्या है, ये वाला, दोनों के दोनों कैपिटल आर और दोनों के दोनों स्मॉल वाई, ऐसे लक्षण कितने, तो दोनों के दोनों स्मॉल वाई हैं, मतलब कि आपको इस लाइन में और इन दोनों लाइन में मिल सकते हैं। ऐसा सिर्फ एक ही है, तो हमने ये लिख दिया है। और कहीं दिख रहा है जहां पर दोनों के दोनों कैपिटल आर भी आ रहे हो और दोनों स्मॉल वाई भी आ रहे हो, ऐसा और कहीं भी नहीं है। तो ये क्या हो गया, 1। अब लिखते हैं आगे, कौन सा लक्षण आया, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर और दोनों के दोनों स्मॉल वाई, ऐसा एक लक्षण तो ये रहा। और दूसरा कहां रहा, ये रहा, 1 और 1 2 हो गए, 2 कंप्लीट। तो हमने यहां पर लिख दिया ये 2। फिर आगे निकालते हैं, आगे हम यहां नीचे लिख देते हैं। नेक्स्ट लक्षण कौन सा है, दोनों के दोनों स्मॉल आर और दोनों के दोनों कैपिटल वाई, ऐसे लक्षण कितने, तो सिर्फ एक ही है, तो हमने यहां पे लिख दिया 1। फिर नेक्स्ट इसके आगे वाले लक्षण हम नीचे लिखते हैं। कौन सा लक्षण आया, दोनों के दोनों स्मॉल आर, तो एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई, तो ऐसे लक्षण कितने, 1 और 1 2। तो हमने लिख दिए ये 2। लास्ट बचा क्या, दोनों के दोनों स्मॉल आर, दोनों के दोनों स्मॉल वाई, ऐसे लक्षण कितने हो जाएंगे, तो एक मात्र ही बचा है अब तो, और कुछ बचा ही नहीं है। तो ये लक्षण कितने हो गए, 1। तो हमने लिख दिया 1। ठीक है।
अब एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विसंकर संकरण का एक नंबर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। ये बड़ा आया तो ठीक है, आपको इतना करना है शॉर्ट। लेकिन अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया कि द्विसंकर संकरण का जीन प्ररूप एवं लक्षण प्ररूप लिखिए, तो लक्षण प्ररूप तो आप याद कर लोगे 9:3:3:1, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 93 से याद कर लिया। लेकिन ये पूछ लिया एग्जाम के अंदर एक नंबर में आपको लिखना है, तो आप क्या करोगे, अनुपात याद करने बैठोगे, 1:2:2:4:1:4:1:2:1:1, तो आप अनुपात को क्या करोगे, भूल जाओगे। तो इसको याद करने की जो शॉर्टकट ट्रिक होती है वो ये होती है, आप इसको युग्म बना लीजिए, 12 ये 24 ये 12, इन दोनों को मिला है तो 12, ये बन गया 12 और ये 1। तो इसको याद करने में आसानी हो जाएगी। कैसे, 12 24 12 12 1। तो आपको याद क्या करना है, अगर जीन प्रयोग पूछ लिया तो आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए 12 24 12 12 1। तो आप तुरंत इसका जीन प्रयोग लिख दोगे। कैसे, 1:2:4:1:2:1:1:2:1:1। तो शॉर्टकट ट्रिक क्या होगी, 12 24 12 12 1, याद करने में इजी, फिर आप अनुपात लगा के लिख लीजिए। अब मैच कर लीजिए, आपके यही आ रहा है 1 2 2 4 1 2 1 2 और 1, तो 12 24 12 12 1। ये आपके शॉर्टकट ट्रिक होगी जीन प्ररूप को याद करने की। जीन प्ररूप को हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप। क्या कहेंगे, जीनोटाइप। जीनोटाइप या जीन प्ररूप जो है द्विसंकर संकरण की F2 पीढ़ी का, वो होता है 1:2:2:4:1:2:1:2:1। ये होता है। शॉर्टकट ट्रिक क्या होगी, 12 24 12 12 1। इस शॉर्ट ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो हमने द्विसंकर संकरण पढ़ा, उसी के आधार पर मेंडल ने अपना तीसरा नियम दिया। उस तीसरे नियम को हम कहते हैं, थर्ड जो लॉ दिया उसको हम कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहते हैं, स्वतंत्र मतलब कि फ्री, अपव्यूहन मतलब कि जाना। तो ये जो अपव्यूहन होते हैं वंशागत होना, तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ये कहता है कि एक लक्षण की वंशागति का या एक लक्षण की उपस्थिति का, एक लक्षण की उपस्थिति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर, दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह नियम क्या कह रहा है कि एक लक्षण की उपस्थिति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम देखते हैं इस नियम के अंदर, हमने देखे थे एक पादप लिया था जिसके अंदर समयुग्मजी लिया था जो कि शुद्ध गोल था बीज और कैसे कलर के थे, पीले कलर के। दूसरा हमने लिया था जिसके अंदर झुर्रीदार था और कैसा था, हरा था। तब यहाँ पे जो लक्षणों की वंशागति हुई, तब ये जो बीज की आकृति थी ये भी स्वतंत्र रूप से वंशागत हुई। ऐसा कहीं नहीं हुआ कि आपको गोल और पीले दोनों साथ में ही रहेंगे, ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ। और ये जो दोनों थे इसमें भी जो वंशागति हुई रंग की और बीज की आकृति की, दोनों के दोनों क्या हुए, स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित हुए। इसीलिए इस नियम को हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। एक लक्षण की उपस्थिति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर पड़ता तो गोल के साथ में हमेशा कैसे बीज जाते, पीले बीज, और झुर्रीदार के साथ में हमेशा जो झुर्रीदार बीज होते वो कैसे होते, हरे होते। इस प्रकार मेंडल ने जो अपना तीसरा नियम दिया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, वो ये कहता है कि एक लक्षण की उपस्थिति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात दोनों लक्षण जो होते हैं स्वतंत्र रूप से नए युग्मकों के अंदर अपव्यय होते हैं। यही मेंडल का तीसरा नियम है। ठीक है।